इस वीडियो में आपको क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A, इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? 1991 में। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में। भारत में संकट काल की घोषणा कब की गई थी? 1975 में। जम्मू और कश्मीर को किस धारा के द्वारा विशेष संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ये था धारा 370। सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत आपको बताना है। तो जनता को आर्थिक आज़ादी थी। मार्शल योजना क्या थी? तो अमेरिका द्वारा दी गई आर्थिक सहायता, अमेरिका द्वारा दी गई सैनिक सहायता, अमेरिका द्वारा दी गई वित्तीय सहायता। तो इसमें डी ऑप्शन राइट, उपरोक्त सभी। दक्षिण एशिया का कौन सा देश सबसे बड़ा और शक्तिशाली है? भारत। इनमें से किसने खुले दरबार की नीति अपनाई? चीन ने। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपके लिए क्वेश्चन है, आपने सुना भी होगा, प्रिवी पर्स। प्रिवी पर्स की समाप्ति कब की गई? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे प्रिवी पर्स की समाप्ति कब की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। भारत में कौन सा भाषाई फॉर्मूला लागू है? त्रिभाषाई फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं 3 भाषा सूत्र। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA का गठन कब हुआ? 2004 में। बोरिस येल्त्सिन कौन थे? रूस के पहले राष्ट्रपति। वैश्वीकरण के कितने पक्ष हैं? 3। साम्राज्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 में। 16, भारत ने पोखरण राजस्थान में अपना पहला और दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 में पहला और 1998 में दूसरा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटिनो गुटेरेस। 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। आपको बताना गलत या सही। तो 1977 में नहीं दिया था, ये गलत है, 1971 में दिया था। मालदीव अरब सागर में स्थित दक्षिण एशिया का सबसे छोटा द्वीपीय राष्ट्र है। ट्रू। 20 में देखिए यहाँ पे अभिकथन और कारण आधारित प्रश्न दिए गए हैं। वैश्विक ताप वृद्धि निरंतर बढ़ रही है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? सही। कारण, वैश्विक ताप वृद्धि को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ नहीं कर रहा है। तो कुछ नहीं का नहीं, कुछ कर तो रहा ही है वो भी। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी? गलत। तो इसमें आएगा अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले देखिए यहाँ पे सेक्शन B, इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? आंसर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार। किन्हीं 4 राज्यों के नाम बताइए जिसमें 1967 में हुए चुनाव के बाद गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल और तमिलनाडु। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमारे देश में मत डालने के लिए, यानी कि वोट या फिर इसको बोलते हैं मत डालने के लिए उम्र या आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितनी उम्र या आयु के व्यक्ति वोट डाल सकते हैं। तो इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और साथ ही साथ यदि आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेने हैं तो आप पेड PDF बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप खरीदेंगे आराम से। जो आपको सेम टू सेम 90% जो क्वेश्चन है वो आपको एग्ज़ाम में सेम मिलेंगे, यानी कि 90% स्कोर आप इजीली कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको पेड PDF को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से। ऐसे नहीं है कि खरीद के छोड़ दिया फिर इनको पढ़ना पड़े नहीं। 23, प्रेस सेंसरशिप किसे कहते हैं? जब किसी राजनीतिक दल द्वारा किसी विशेष जानकारी अथवा सूचना को जन समुदाय तक पहुंचने से रोका अथवा प्रतिबंधित किया जाता है तो इसे प्रेस सेंसरशिप कहते हैं। धारा 370 को कब और कहाँ समाप्त किया गया? धारा 370 को समाप्त करने का निर्णय 5 अगस्त
19 को भारतीय संसद द्वारा लिया गया था। इस निर्णय के अनुसार जम्मू कश्मीर का विशेष स्थानांक धारा 370 हटा दिया गया और इसे समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। 25 सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? आंसर, सांप्रदायिकता का अर्थ है अपने समुदाय के प्रति एक मजबूत लगाव। एक किसी का अपने धर्म, क्षेत्र या भाषा को हो सकता। यह समुदायों के बीच हितों के अंतर को बढ़ावा देता है, जो समुदायों के बीच शत्रुता के प्रति असंतोष पैदा कर सकता है। भारत में सांप्रदायिकता एक विशेष रूप से पाई जाती है। दो ध्रुवीयता के अंत से क्या अभिप्राय है? दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में बंट गया था, एक पूंजीवादी और दूसरा साम्यवादी। पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक देश का नेता अमेरिका और साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। 25 दिसंबर 1991 को साम्यवादी विचारधारा का समर्थक सोवियत संघ का विघटन होने के बाद विश्व में द्विध्रुवीयता का अंत हो गया था। 27 आसियान का पूरा नाम क्या है? आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। इसका संगठन 1967 में बनाया गया था। नेक्स्ट 28 सार्क सदस्य के देशों के नाम लिखिए। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। अस्त्र नियंत्रण से क्या समझते हैं? अस्त्र नियंत्रण से तात्पर्य विश्व के देशों द्वारा अस्त्र शस्त्र की होड़ पर नियंत्रण लगाने से है। निर्जन वन क्या है? निर्जन वन से आश्चर्य इस प्रकार के वनों से है जिसमें मनुष्य एवं जानवर नहीं पाए जाते। उत्तरी गोलार्ध के कई देशों में निर्जन वन पाए जाते हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? WSF। वर्ल्ड सोशल फोरम नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच यानी कि वर्ल्ड सोशल फोरम है। इस मंच के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा, महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए सेक्शन सी, इसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। भारतीय जनसंघ पार्टी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं खुद। 33 आर्थिक विकास में भारतीय मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है? संवैधानिक रूप से समाजवादी। डिटेल में आप खुद पढ़ लीजिए, मैं पॉइंट बता देता हूँ। ग्रामीण केंद्रित, समृद्धि के संकेत और समरसता। 34 कांग्रेस पार्टी की पुनः स्थापना से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे इसको वीडियो को रोक करके आराम से आप इसको खुद पढ़ेंगे, समझेंगे। 35 किन्हीं 3 कारकों का विश्लेषण करें जिन्होंने 1970 के दशक की शुरुआत में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को बढ़ाया। गरीबी हटाओ का लोकप्रिय नारा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी प्रेस की समाप्ति, भूमि सुधार कानून और भूमि अधिनियम। एक ये मैंने क्वेश्चन अभी आपसे पूछा था, प्रिवी प्रेस की समाप्ति कब की गई? तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 36 पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे? पंजाब समझौता 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचंदर सिंह लोंगोवाल के बीच पंजाब में सामान्य स्थिति बनाने के लिए हस्तांतरित एक समझौता था, जिसे राजीव गांधी लोंगोवाल समझौते के रूप में जाना जाता है। मुख्य परिणाम चंडीगढ़ को पंजाब में स्थानांतरित किया जाएगा। पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अलग आयोग नियुक्त करना। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच रावी व्यास नदी के पानी के बंटवारे को निपटाने के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित किया जाएगा। पंजाब में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम को वापस लेना। पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित लोगों को बेहतर इलाज के लिए मुआवजे का प्रावधान करना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हरियाणा पंजाब से कब अलग हुआ? हरियाणा जो है पंजाब से कब अलग हुआ? कहने का मतलब क्या है कि हरियाणा की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हरियाणा पंजाब से कब अलग हुआ था। 37 भारत में गठबंधन की राजनीति विचारधारा पर आधारित न होकर अवसरवादी विचारधारा पर आधारित है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे वीडियो को रोक करके आराम से आप पढ़ सकते हैं।
38 किन बातों के कारण गोरबाचोव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए? आर्थिक समस्या, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। बाकी इन डिटेल में आप खुद यहाँ पे इसको खुद लर्न कीजिए, इसको पढ़ लीजिए। नेतृत्व की प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है? तो उत्पादन के सेक्टर, विदेशी निवेश, विदेशी व्यापार, संकुचित सरकारी निगरानी और कारोबारी मुकाबला, ये सभी जो है डिटेल में आप देख लीजिए, इनको आप पढ़ेंगे। 40 पाकिस्तान में लोकतांत्रिक प्रणाली स्थायी क्यों नहीं हो पाई? कोई 4 कारण बताइए। पहला है सैन्य की भूमिका, धार्मिक और सामाजिक टेंशन, कुलीनता और भ्रष्टाचार, आर्थिक समस्या। डिटेल में आप खुद पढ़ सकते हैं। 41 परंपरागत और अपरंपरागत सुरक्षा में क्या अंतर है? इन दोनों में यहाँ पे आपको डिफरेंस करना है। देखिए पहला परंपरागत सुरक्षा। परंपरागत सुरक्षा उस सुरक्षा प्रणाली को कहा जाता है जो पारंपरिक तरीके से संचालित होती हैं, पुराने दृष्टिकोण और नीतियों पर आधारित होती हैं। इसमें सेना, पुलिस, अन्य सुरक्षा एजेंसियां शामिल होती हैं जो राष्ट्र की सुरक्षा की देखभाल करती हैं। अपरंपरागत सुरक्षा में नवीनतम तकनीक, सूचना और विचारशीलता का प्रयोग किया जाता है। इसमें साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा, ग्लोबल सुरक्षा, अन्य नवाचारी सुरक्षा के माध्यम से सुरक्षा की देखभाल की जाती है। गठबंधनों का निर्माण करना और उन्हें बनाए रखना परंपरागत सुरक्षा में आता है। गठबंधनें समान हितों के लिए मिलकर काम करती है, प्रणालियों को मजबूत करने में मदद करती है और सुरक्षा संदेश को समझने में मदद करती है। इसके माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और सुरक्षा को मजबूती प्रदान की जा सकती है। क्वेश्चन 42, विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है? इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है? तो ऊपर एक्सप्लेन किया गया, नीचे इसके दोहन और प्रदूषण के बारे में बताया गया है। सेक्शन डी में यहाँ पे 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था? इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? नीचे यहाँ पे इसमें जो सभी पॉइंट दिए गए हैं। इसी के अथवा में राष्ट्र निर्माण के मुख्य तत्वों का वर्णन कीजिए। तो इसमें जनसंख्या, सरकार, संविधान, संस्थानों का संगठन, भूमि, संस्कृति, ये आप खुद पढ़ लीजिए वीडियो को रोक करके। एकीकरण, प्रतिबद्धता, प्रशासनिक प्रक्रिया, सुरक्षा। क्वेश्चन 44, विदेश नीति का क्या अर्थ है? तो इसमें यहाँ पे इसके बारे में बताया गया, इसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। नीचे सिद्धांत है अपराधीकरण, प्राथमिकता, समरसता, सहयोग। इसी के अथवा में नेहरू युग के दौरान भारत चीन संबंधों का परीक्षण कीजिए। इसमें हिमालयी विवाद, पंचशील समझौता, हिमालयी युद्ध। 45 का संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए। वीडियो को रोक करके आराम से आप पढ़ लीजिए, बड़े क्वेश्चन हैं थोड़े। इसी के अथवा में संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे को बदलने के लिए सुझाए गए उपायों का के क्रियान्वयन से में आ रही कठिनाइयों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो इसमें ऊपर बताया गया, नीचे यहाँ पे कठिनाइयाँ, सहमति की कमी, वित्तीय संकट, भूमिका और अधिकार, सुरक्षा, संरक्षा, प्रबंधन। यहाँ तक जो है नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, वैश्वीकरण के राजनीतिक और आर्थिक पक्षों के वर्णन, संप्रभुता का शरण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वैश्विक मुद्दों पर ध्यान, डिप्लोमेसी और सांस्कृतिक प्रभाव, नीति निर्माण में पारदर्शिता, आर्थिक पक्ष, व्यापार और निवेश में वृद्धि, उत्पादन का वैश्वीकरण, श्रम बाजार में परिवर्तन, मौद्रिक और वित्तीय नीतियों में समन्वय, आर्थिक असमानता, टेक्नोलॉजिकल प्रगति। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है, वैश्वीकरण के उदय के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। प्रौद्योगिकी का विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में वृद्धि, परिवहन के संसाधनों में सुधार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रसार, वैश्विक आर्थिक नीतियों में बदलाव, वित्तीय बाजारों का एकीकरण, श्रम बल का वैश्वीकरण। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको 90% प्लस स्कोर करना है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पेड PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पेड PDF खरीद सकते हैं।
पेड PDF कैसे खरीदने हैं, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। या फिर आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बता दूंगा या फिर मैं आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। अदरवाइज़ वेबसाइट से आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।